आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज 2 ममालिक के दौरे पर होंगे रवाना। जापान में 2 तरफा सालाना सरबराह इजलास और चीन में ICO सरबराह इजलास में करेंगे शिरकत। वजीर आजम मोदी ने फिनलैंड के सदर से फोन पर की बात। वजीर आजम ने यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल पर दिया जोर। 2 तरफा ताल्लुकात पर भी हुई बातचीत। पंजाब के पठानकोट में माधेपुर हेड वर्क्स के 3 फ्लड गेट टूटे। रावी नदी की आबी सतह में हुआ इजाफा। NDRF ने संभाली कमान। फौज भी इमदादी मुहिम में मसरूफ। ब्यास नदी में तुगयानी के बाद चंडीगढ़ मनाली शाहरा का एक हिस्सा बहा। शिमला, हमीरपुर, ऊना में आज भी तेज बारिश का इम्कान। जम्मू में आज भी स्कूल कॉलेज बंद। और अमेरिका में मिनियापोलिस चर्च के अंदर हुई फायरिंग। 2 स्कूली बच्चों की मौत, 17 जख्मी। 23 साला शूटर ने खुद को भी मारी गोली। और अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज रात जापान और चीन के दौरे पर रवाना होंगे। अपने दौरे के पहले मरहले में वजीर आजम मोदी जापान के 2 रोज़ा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो जापान के वजीर आजम शिगेरू इशिबा के साथ 15वीं सालाना भारत जापान सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। जापान के बाद वजीर आजम 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के दौरे पर रहेंगे। वजीर आजम मोदी चीनी सदर शी जिनपिंग की दावत पर शंघाई ताउन तंजीम ICO के सरबराह इजलास में शिरकत के लिए चीन के शहर तियानजिन जाएंगे। पूरी दुनिया में बढ़ती हुई तहफ़्फ़ुज़ पसंदी, आलमी कारोबारी माहौल में तनाव और सप्लाई चीन के गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान भारत जापान के लिए सबसे महफूज और पुरकशिश मुकाम के तौर पर उभरा है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक जापानी सरमायाकारों ने चीन और आसियान के मुकाबले भारत में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी जाहिर की है। पेश है हमारे नामानिगार अजय मिश्रा की ये रिपोर्ट। दुनिया की 2 कदीम और मजबूत तरीन जमहूरियत भारत और जापान के दरमियान कारोबारी ताल्लुकात की बुनियाद अब एक नए दौर में नई तौसी के लिए तैयार हो गई है। अपने 8वें दौरे जापान के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारतीय और जापानी सनतकारों के साथ बिजनेस लीडर्स फोरम का इश्तराक करेंगे। इस फोरम का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान तजारत, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन को बढ़ाना है। भारत में तरक्की के बेपनाह इम्कानात के पेश नज़र जापानी सरमायाकारों का रुझान चीन और आसियान ममालिक से भारत की तरफ बढ़ रहा है। The business sentiment toward India is historically high at this moment. Over 80% of Japanese companies in India is now considering to expand their investment and business in next 1-2 years. So this visit will create more kind of confidence of this bilateral business relationship. जेट्रो के ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक 80% जापानी कंपनियों ने अगले 1 या 2 साल में भारत में कारोबार को बढ़ाने में दिलचस्पी जाहिर की है। जापान ने 2000 से 2024 के दरमियान भारत में तकरीबन $44 बिलियन की सरमायाकारी की है। भारत में कुल FDI की 6% सरमायाकारी रिकॉर्ड की गई है। भारत की जापान को $5 बिलियन की बरामदात होती हैं। तकरीबन $18 बिलियन की दरामदात की जाती हैं। भारत में सरमायाकारी करने की मनसूबाबंदी करने वाली जापानी कंपनियां भी भारतीय हुनर में बढ़ते हुए एतमाद को जाहिर कर रही हैं और भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का हिस्सा बनना चाहती हैं। Japan has invested in India infrastructure, technology and manufacturing. At the same time, India offers a young workforce and a large market which supports Japan's economy. Together, our cooperation brings stability and prosperity, not only to our nations, but also to the wider Indo-Pacific region. India offers massive market, top IT talent, and entrepreneurial energy. At Beyond the Next Ventures, our mission is to bridge these strengths, linking capital,
talent, and technology to help startups tackle global challenges in healthcare, sustainability, and deep tech. I believe the Japan-India partnership is necessity. Prime Minister Modi's visit will encourage more Japanese firms to collaborate with India. तवक्को है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस दौरे जापान के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान जामे इक़्तिसादी ताउन के मुआहिदे का जायजा लिया जा सकता है। इसमें भारत की 1400 से ज्यादा कंपनियां 8 से ज्यादा रियासतों में कारोबार कर रही हैं। दिल्ली अहमदाबाद बेंगलुरु और चेन्नई मेट्रो और अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में जापान की शराकतदारी दोनों ममालिक के दरमियान इंफ्रास्ट्रक्चर में ताउन की मजबूत मिसालें हैं। भारत और जापान दो ऐसे देश जिन्होंने समय की कसौटी पर लगातार अपनी दोस्ती को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जापान दौरा दोनों देशों के बीच कारोबारी और कूटनीतिक संबंधों को तो नई दिशा देने ही वाला है। पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर भी होंगी कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए दोनों ही देश कौन से बड़े निर्णय लेते हैं। कैमरामैन अनिल के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, टोक्यो। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और फिनलैंड जमहूरिया के सदर अलेक्जेंडर स्टब के दरमियान फ़ोन पर बातचीत हुई। सदर स्टब ने यूक्रेन के तनाज़े के हल पर वाशिंगटन में यूरोप, अमेरिका और यूक्रेन के रहनुमाओं के दरमियान होने वाली हालिया मुलाकातों पर अपने ख्यालात का इजहार किया। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने तनाज़े के पुरअमन हल और अमन व इस्तेहकाम की जल्द बहाली के लिए भारत की मुसलसल हिमायत का इआदा किया। इस दौरान दोनों रहनुमाओं ने भारत फिनलैंड दो तरफा ताल्लुकात में पेशरफ्त का भी जायजा लिया और क्वांटम टेक्नोलॉजी, 6G और साथ में मसनूई जहानत, साइबर सिक्योरिटी और इस्तेहकाम समेत उभरते हुए शोबों में शराकतदारी को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। सदर स्टब ने साल 2026 में भारत की मेज़बानी में होने वाली AI इम्पैक्ट समिट की कामयाबी के लिए हिमायत का इआदा भी किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सदर स्टब को जल्द ही भारत का दौरा करने की दावत दी। अगली खबर का रुख करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली कश्मीर के गुरेज सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 दहशतगर्दों को मार गिराया है। फौज ने उन दरअंदाजों को लाइन ऑफ कंट्रोल पर नौशेरा के नज़दीक मार गिराया। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। नक्सलिज्म के खात्मे के सिमत में एक बड़ी कामयाबी हासिल की गई है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 30 नक्सलियों ने CRPF के DIG और बीजापुर SP के सामने खुद सुपुर्दगी की है। उन पर कुल 81 लाख रुपए का इनाम था। छत्तीसगढ़ की बहाली की पॉलिसी से मुतासिर होकर इन नक्सलियों ने हथियार डाल दिए। बीजापुर के SP जितेंद्र यादव ने कहा कि जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुसलसल तैनाती के बाद से नक्सलियों पर दबाव है। हुकूमत की सड़कें, बिजली, पानी और अवामी फलाह व बहबूद के मंसूबे भी देही इलाकों तक पहुंचना शुरू हो गए हैं, जिसके इलाके में काफ़ी मुस्बत असरात देखने को मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी 2025 से अब तक 331 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और 307 ने खुद सुपुर्दगी की है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश जारी है, जिसकी वजह से नदी नालों में तुग़यानी है और मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हैं। महकमा मौसमियात ने आज हमीरपुर, ऊना, सिरमौर और शिमला के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है, जबकि दीगर अजला में मौसम मामूल के मुताबिक रहने की तवक्को है। कांगड़ा जिले में ब्यास नदी पर बने पोंग डैम में पानी की सतह खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है, जिसके बायस डैम से 1,10,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का फैसला किया गया है। इस फैसले से 17 पंचायतों के 80 गांव मुतासिर हो सकते हैं, जिन्हें खाली करने का हुक्म दिया गया है। कुल्लू मनाली और चंपा अजला के बेशतर इलाकों में मिट्टी के तोदे गिरने के वाक़यात कुदरत के कहर की गवाही दे रहे हैं। कई इलाकों में मोबाइल नेटवर्क सर्विस मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकी है, नीज बिजली और पानी की सप्लाई बंद हो गई है। दरी असना कुल्लू जिले में ब्यास नदी के बहने से चंडीगढ़ मनाली हाईवे का एक हिस्सा बह गया है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मुसलसल बारिशों की वजह से सतलुज, ब्यास, उझ और रावी जैसी नदियां तेज हैं, जिससे पंजाब के कई अजला में शदीद सैलाब आ रहा है। पठानकोट, गुरदासपुर, फाजिलका, होशियारपुर, कपूरथला, फिरोजपुर, तरन तारन के कई गांव सैलाब से मुतासिर हुए हैं।
पठानकोट में भारतीय फिजाइया का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फौज ने सैलाब में फंसे 46 अफराद को बचाया और 750 कुल्लू से जायद इमदादी सामान पहुंचाया। आज अपने भारत देश में तकरीबन हर शख्स के पास बैंक अकाउंट होना आम बात है, लेकिन आज़ादी के 65 साल बाद भी तकरीबन एक दहाई कबल तक मुल्क के तकरीबन निस्फ ख़ानदानों के लिए बैंकिंग खदमात तक रसाई एक ख्वाब था। जरा सोचिए कि मुल्क के एक साबिक वज़ीर आज़म ने भी कहा था कि गरीबों के लिए मुकर्रर करदा 100 पैसे के फ़ायदे में से सिर्फ 15 पैसे हकीकी मुस्तहिक़ीन तक पहुँचते हैं और बाकी 85 पैसे दलालों ने हड़प कर लेते हैं। अब ये सब कुछ बदल चुका है। गरीबों के अपने बैंक अकाउंट्स हैं, सरकारी स्कीमों के फ़ायदे उन खातों तक बराह रास्त पहुँचते हैं और गरीब और महरूम लोग मुल्क के मरकजी धारे में शामिल हो रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कॉल पर 28 अगस्त 2014 को दुनिया की सबसे बड़ी मालियाती शमूलियत की स्कीम जन धन योजना शुरू की गई थी, जिसने 11 साल मुकम्मल कर लिए हैं। हमारे नामानिगार अजय मिश्रा की ये रिपोर्ट देखें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में 2014 में शुरू की गई दुनिया की सबसे बड़ी मालियाती शमूलियत की स्कीम प्रधानमंत्री जन धन योजना एक इनकलाबी तब्दीली साबित हुई है। 28 अगस्त 2025 को इस स्कीम ने अपने शानदार 11 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इस स्कीम ने मुल्क के करोड़ों लोगों, बिलखुसूस खवातीन, नौजवानों और पसमानदा तबकात को मुल्क के इक़्तिसादी धारे में शामिल करके एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी फराहम की है। जनधन अकाउंट ने आधार और मोबाइल के साथ एक ऐसा माहौलियाती निज़ाम बनाया जिसकी वजह से हुकूमत और इस्तिफादा करने वालों के दरमियान फासला न होने के बराबर हो गया है। साल 2014 में पीएम मोदी ने लाल किले की फसील से इस स्कीम का ऐलान किया था और 11 साल बाद एक बार फिर अवाम से इन खातों के KYC अमल को मुकम्मल करने की अपील की है, जिसके लिए बैंकों ने भी 1 जुलाई से खुसूसी मुहिम शुरू की है। ये योजनाएं आपकी बहुत मदद करती है, इसलिए बैंकों ने जो जितना बड़ा अभियान चलाया है, आप इसका बहुत फायदा लीजिए। पूरे देश के लोगों से मैं कहता हूं, आप इन कैंपों में जरूर जाइए। अब अगर आप अब तक इन योजनाओं से नहीं जुड़े हैं तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए। जनधन योजना के तहत अब तक तकरीबन 56 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। इनमें 67% अकाउंट्स देहात और नीम शहरी इलाकों में खोले गए। खवातीन खातादारों की तादाद 30 करोड़ से ज्यादा है, यानी लगभग 55%। इन खातों में जमा की गई रकम 2.63 लाख करोड़ रुपए से तजावुज कर गई है। ग्लोबल फिनलेक्स 2025 के मुताबिक मुल्क की 90% आबादी के पास बैंक अकाउंट मौजूद है। 2011 में ये तादाद सिर्फ 35% तक महदूद थी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत ने 6 साल में वो हासिल किया जो 47 सालों में हासिल होता। इन अकाउंट के साथ आपको मुफ्त रुपए कार्ड और 2 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है। 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सहूलत ने कमजोर तबकात को बाइख्तियार बनाया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, पीएम किसान मनरेगा और इसमें इजाफा और इंश्योरेंस कवर जैसी अवामी मफादात पर मबनी स्कीमों की बुनियाद पर प्रधानमंत्री जन धन योजना दुनिया की सबसे बड़ी माली शमूलियत की पहल बन गई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की कामयाबी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब 321 सरकारी स्कीमों के फायदे जन धन खातों के जरिए मुस्तफीद हो रहे हैं। वहीं साल 2013 और 14 में ये तादाद 28 थी। इनमें बड़ी स्कीमें शामिल हैं, जैसे आयुष्मान भारत, किसानों के लिए पीएम किसान, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि, फसल बीमा योजना और साथ में पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना या दीनदयाल अंत्योदय योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना खवातीन को बाइख्तियार बनाने की एक ताकतवर स्कीम है और इसके जरिए खवातीन उभर रही हैं। खास तौर पर गैर मुनज़्ज़म शोबे को बेहतर बनाने में ये रोल अंजाम दिया गया है। पैसा जाए हमारे खाता में होता है, पंचायत लेन देन करी थे सब और सरकारी को सुविधा हमें बहुत बढ़िया दी। जौन कुछ होता है तो ऐसे काम होता है, पैसा जमा करी थे, निकाली थे। जन धन जीरो बैलेंस वाला खाता खोला है, वही से अपन लेन देन करी थे। हमारे गैस के पैसा आवत है
वैसे हमारा सारा कारोबार चलता। पहले जो है अकाउंट नहीं था, बहुत दिक्कतें थी किसानों को। अब जब से जो है जनधन योजना चली है, उसमें खाता खुल रहे हैं। पहले सरकार में कोई नहीं फायदा था, लेकिन अब जब से मोदी जी सरकार हुई है तब से तो बहुत फायदा मिला है। जनधन का सफर अवामी तहफ़्फ़ुज़ से शुरू हुआ है और अब खुद रोजगार के लिए भी मददगार साबित हो रहा है। जनधन योजना ने खातेदारों को समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीमों जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री तहफ़्फ़ुज़ बीमा योजना और अटल पेंशन योजना और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मुद्रा, पीएम स्वनिधि और स्टैंड अप जैसी लोन स्कीमों से भी जोड़ा है। अपना खाता भाग्य विधाता की टैगलाइन के साथ 11 साल कबल शुरू तबके के लिए माशी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ की ढाल होने वाला ये सफ़र आज गरीब और मुतवस्सित बन गया है। अजय मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। अगली खबर देख लेते हैं। नैनीताल जिले के मल्लीताल में एक कसीर मंजिला इमारत में आग लग गई। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, उसकी लाश बरामद कर ली गई है। मौके पर मौजूद आईजी रिदम अग्रवाल ने कहा कि पूरी पुलिस इंतजामिया मुतासिरा के खानदान के साथ है, हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। बिहार हुकूमत ने मखाना की पैदावार की हौसला अफजाई के लिए इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट मिशन के तहत मखाना अज्जा की स्कीम को मंजूरी दी है। इस स्कीम का मकसद काश्तकारों की आमदनी में इजाफा और मखाना पैदावार के रकबे को बढ़ाकर खवातीन की शिरकत को फ़रोग़ देना है। इसे माली साल 2025-26 से 2026-27 तक नाफिज किया जाएगा। इस स्कीम के लिए कुल 16.99 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। पहले साल में 11.53 करोड़ रुपए निकाल और खर्च करने की इजाजत दी गई है, जबकि दूसरे साल 5.45 करोड़ रुपए की फराहमी की तजवीज़ है। इस स्कीम के तहत किसानों को बेहतर बीज दस्तयाब कराए जाएंगे और बीज की पैदावार और तकसीम को फ़रोग़ देने के साथ रिवायती मखाना काश्त के आलात की किट्स जैसे ओका, गांज, कारा, खिंची, चटाई वगैरह भी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेरे सदारत काबीना ने 2030 दौलत मुश्तरका खेलों की मेज़बानी के लिए भारत की बोली की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। काबीना ने मेज़बान ताउन के मुआहदे पर दस्तखत करने, मुतालिका वजारतों और महकमों से ज़रूरी ज़मानतें फराहम करने और बोली की मंजूरी पर गुजरात हुकूमत को ग्रांट जारी करने की भी मंजूरी दी। इन खेलों में 72 ममालिक के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। कोचेस, तकनीकी हुक्काम, सयाहों और मीडिया के नुमाइंदों की एक बड़ी तादाद भी भारत का दौरा करेगी, जिससे मुकामी कारोबार को फ़रोग़ मिलेगा और आमदनी होगी। और नाज़रीन, आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, आइए अखबारात के जायज़े में सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं उन ख़बरों पर जिन्हें ज़्यादातर अखबारात ने अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। शुमाली हिंद में बारिश की तबाहियां, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल तक बादल फटने और लैंड स्लाइडिंग से हलाकतें। जी हाँ, कश्मीर के तमाम बांध खोल दिए गए हैं और पाकिस्तान को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। आपको बता दें कि वहाँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा परेशान हैं। जितनी भी नदियाँ हैं वो उफान पर हैं। कॉलेज और स्कूलों को बंद कर दिया गया है, बांधों को खोल दिया गया है, क्योंकि ज़्यादातर जो नदियाँ हैं वो अपने ख़तरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। तो नाज़रीन, ये था शुमाली हिंद में बारिश की तबाहियों की बात। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। रेहड़ी पटरी वालों के लिए वज़ा करदा स्कीम पीएम स्वनिधि की मुद्दत में तौसी की गई है। जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकज़ी काबीना ने वज़ीर-ए-आज़म स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि स्कीम की असर-ए-नौ तश्कील और कर्ज देने की मुद्दत को 31 दिसंबर 2024 से आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। यानी आपको बता दें कि कर्ज की मुद्दत को अब 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है, जो कि एक अच्छी खबर मानी जा रही है और आम लोगों को इससे फ़ायदा भी होने की उम्मीद है। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। खेल की सुर्खी है रविचंद्रन अश्विन का आईपीएल से रिटायरमेंट का ऐलान। जी हाँ, आपको बता दें कि ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अपने आईपीएल करियर को अलविदा कह दिया है। और आपको बताते चलें कि स्पेन के गेंदबाज ने एक्स पर अपने फैसले का ऐलान किया और दुनिया भर में फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलने का इशारा भी दिया है। तो ये एक खबर है खेल के जो लोग शौकीन हैं उनके लिए।
और अब देख लेते हैं अगली खबर। 25 ममालिक ने अमेरिका के लिए पोस्टल सर्विस को मुअत्तल कर दिया है। जी हाँ, ट्रंप इंतजामिया ने पिछले माह के आखिर में ऐलान किया था कि 29 अगस्त से अमेरिका आने वाले छोटे पोस्टल्स और प्रैक्टिस छूट खत्म कर दी जाएगी। इस इक़दाम के नतीजे में कई ममालिक, जिनमें फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, इटली, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं, इन्होंने ऐलान किया कि अब ज़्यादातर अमरीकी पते पर जाने वाले पोस्टल पैकेट्स कबूल नहीं किए जाएंगे। और अब अगली सुर्खी देख लेते हैं। जौहरी हथियारों का खात्मा, चीन का सहफरीकी मुज़ाकरात से इनकार। चीन ने ऐलान किया है कि अमेरिका और रूस के साथ जौहरी हथियार ख़त्म करने के मुज़ाकरात में वो हिस्सा नहीं लेगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की थी कि बीजिंग इन मुज़ाकरात में शामिल होगा, लेकिन चीन के वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका और चीन जौहरी सलाहियतों के लिहाज से बराबर नहीं हैं और बड़े जौहरी हथियार रखने वाले ममालिक को अपनी बुनियादी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी चाहिए। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का जायज़ा और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और ख़बरों पर नज़र डाल लेते हैं। डीडी न्यूज़ मुसलसल आपको एक खुसूसी सीरीज़ बात बदलते बिहार की दिखा रहा है। इसी सिलसिले में डीडी न्यूज़ ने नई दिल्ली में डीडी डायलॉग का इनेकाद किया, जिसमें बिहार के कारोबारियों ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले ताजिरों ने डीडी न्यूज़ के इस प्रोग्राम की तारीफ़ की और बिहार में होने वाली तब्दीलियों पर तबादला ख्याल किया। डीडी कॉन्क्लेव में आज बात बदलते बिहार की, बिहार में उद्योग की, बिहार में रोजगार की। क्या बदला बिहार में? क्या आपने बदलाव, उद्योग की तरफ जो बदलाव होता है, उस बदलाव को आपने किस तरीके से बिहार में अभी महसूस किया है? पहले बिहार में जो गाड़ी चलती थी वो फर्स्ट गियर में गाड़ी चलती थी, इंडस्ट्री में या किसी भी काम में। लेकिन अब जैसे हाईवे बन के आज आप टॉप स्पीड में 80, 90, 100 की रफ्तार में चल रहे हैं, उसी तरह इंडस्ट्री का भी ऐसा ही माहौल हो रहा है कि वो भी उसी गति से इंडस्ट्रियलाइजेशन की रफ्तार बढ़ रही और नए नए तरह के जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं कि सोलर पावर से पहले आप पानी ऊपर ले जाओ और फिर समय पे अपनी हाइडल पावर बना के आप उसको सप्लाई करो। इस तरह के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सोलर पावर, बायोगैस, ये सब जितनी उससे लगा बहुत तेज रफ्तार है। अब हम लोग, पहले लोग उद्योग धंधे बिहार के बाहर लगाते थे, अभी की फिजा क्या है? अभी की फिजा तो आपको आना पड़ेगा बिहार देखने के लिए। बदला हुआ मौसम, बदला हुआ माहौल बिहार का। इंडस्ट्री फुल स्विंग में आ रहा है, इन्वेस्टमेंट फुल स्विंग में आ रहा है। अभी लास्ट इन्वेस्टर्स मीट में 1,80,000 करोड़ अप्रत्याशित इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट जो हुआ है, वो दिखाता है कि कहाँ बिहार बदल रहा है। एक जो सवाल बिहार के लिए होता है कि लॉ एंड ऑर्डर से, कि पहले लोग नहीं आते थे, बड़ी समस्या लोगों को होती थी, सरकार भी उदासीन रहती थी, किस रूप में इसको अभी के वर्तमान दौर में आप देख रहे हैं? मैं 3 साल से बिहार में फैक्ट्री चला रहा हूँ और 25 साल बॉम्बे रहा हूँ। मुझे ऐसा कोई भी दिक्कत यहाँ महसूस नहीं हुआ और छोटा मोटा दिक्कत तो वो इंडिया के या किसी भी देश में कहीं भी कुछ भी कोने में होता ही होता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। वर्तमान उद्योग को किस रूप में देख? बहुत प्रोग्रेसिव है। जिस तरह से लोग बात करता है, सबसे अच्छा चीज़ है कि लोग अब डेवलपमेंट का बात करता है। आज हम लोग डेवलपमेंट के लिए कॉन्क्लेव में आए थे, यही एक बहुत बड़ा रूप है कि हम लोग प्रोग्रेस का बात कर रहे हैं। बीमारू स्टेट से प्रोग्रेसिव स्टेट का बात कर रहे हैं। आप तो मुंबई से बिहार आए हैं, पटना आए हैं, तो क्या आपने बदलाव महसूस किया है? अब बिहार के बारे में बात होने लगा है और पॉजिटिव होने लगा है, बल्कि पूछने लगे हैं कि इतना बदलाव कैसे हो रहा है। तो मैं कहूँगा कि बिहार जो है ना, बदलाव के लिए तैयार नहीं है, बिहार तैयार हो चुका है बदलाव के लिए। ये बात थी बदलते बिहार की, और आपने देखा कि किस तरीके से बिहार में उद्योग की स्थिति है, किस तरीके से वहाँ निवेश हो रहा है, और ख़ास करके जो लोग बिहार से बाहर थे, बिहार से बाहर धंधा करते थे, वो अब बिहार को, जो अपनी जन्मभूमि को, अपना उद्योग बनाने लगे हैं। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। अमेरिका के शहर मिनियापोलिस से दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है, जहां एक मुसल्लह शख्स ने शहर के कैथोलिक चर्च में दुआया जलसे के दौरान वहां मौजूद बच्चों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मिनियापोलिस पुलिस के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में 8 और 10 साल की उम्र के 2 बच्चे हलाक, जबकि 17 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी बच्चों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हमलावर की शनाख्त 23 साल रॉबिन वेस्टमैन के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम राइफल, शॉटगन और पिस्तौल से लैस था। उसने चर्च की खिड़कियों से फायरिंग की और फिर खुद को भी गोली मार ली। और अब मौसम का मिजाज।
तो नाजरीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दी, आदाब। नाचीज को जरा सी तवज्जो तो दीजिए।